कि भले ही दीप से पूजा तू आठो या मत करना, मिले कोई मोहल्ले में तो राधे श्याम मत करना, नमन करना या मत करना, कोई कुछ ना कहेगा, पर शहीदों की शहादत को कभी बदनाम मत करना, शहीदों की शहादत को कभी बदनाम मत करना। मैं श्रीकांत श्री 16-17 वर्षों से इस कवि सम्मेलन की दुनिया में हूँ, काव्य मंच की दुनिया में हूँ। कवि का धर्म होता है युगों को गाना, समाज की समस्याओं को उठाना और उनका समाधान देना। केवल समस्या खड़ी करना या व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना कवि का काम नहीं है। कवि का काम है कि वो बताए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। नई पीढ़ी को आगे लाना मेरा शौक है। नई पीढ़ी कवि जगत में आगे बढ़े, ये काम मैं राष्ट्रीय कवि संगम के प्रदेश का महामंत्री होने के नाते करता रहता हूँ। और विगत कई लगभग 5-6 वर्षों से उत्तराखंड की जो मेधा प्रतिभाएं हैं, जिनको मंच नहीं मिल पा रहा था, राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से हमने उनको मंच प्रदान किए हैं, कवि सम्मेलनों में लेकर गए हैं। और जो यहाँ की प्रतिभावान युवा पीढ़ी है, उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक संगठन भी है युवा आह्वान करके, वो भी युवाओं को आगे लाने का काम करता है। तो मैं काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ उस संगठन से भी, और मेरा मन होता है कि जो प्रतिभाएं इस देवभूमि में हैं, जो इस देश का नेतृत्व कर सकती हैं आगे बढ़ करके। हम देखते हैं जिन जिनको मौका मिला इस उत्तराखंड से, चाहे वो अजय डोभाल जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हों, चाहे CDS इस समय मिस्टर रावत हों, चाहे कोई भी हो, आप देखते होंगे कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो उनको सही रास्ता दिखाने की, सही मार्ग पर ले जाने की, बस वही काम हम कर रहे हैं। पुरानी पीढ़ी अक्सर हम नई पीढ़ी पर ये इल्जाम लगा देती है कि नई पीढ़ी के अंदर संस्कार नहीं है। विनीत जी, मैं 4 पंक्तियां इस पुरानी पीढ़ी की ओर से, नई पीढ़ी की ओर से सबको देना चाहता हूं। गंभीर साहब की पंक्तियां याद आती हैं मुझे कि शिक्षा दो, संस्कार दो, सद आचरण तो दो, शिक्षा दो, संस्कार दो, सद आचरण तो दो, अपनी परंपरा का हमें व्याकरण तो दो, और अवधेश बन के देखिए एक बार ही सही, बन जाएंगे हम राम भी वातावरण तो दो। कविता एक ऐसा विषय है कि कविता जब हम शुरुआत करते हैं तब वो कविता नहीं होती, तुकबंदियां होती हैं, मन के विचार होते हैं। मेरे ध्यान आता है, मैं कक्षा 10 में था तो तब मैंने कुछ तुकबंदियां शुरू की। कक्षा 12 तक आते आते उन तुकबंदियों ने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रूप लिया। 98 से 98 से मैंने कविता शुरू की। लेकिन मेरे अब तक घटना याद है, सन 2001 मुझे याद आता है। 2001 में मैं एक सुदूर प्रांत उत्तर प्रदेश का हरियाणा बॉर्डर पर एक छोटा सा कस्बा है छपरोली में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और वहाँ पर मैं BSc कर रहा था जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ौद से। मैं बस स्टैंड पर खड़ा था गांव जाने के लिए, तो कैसेट में कविता बज रही थी, डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, गांव गली गलियारों में, भाषण कविता नारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जो ना दे ये चिंगारी मजहब की। तो मैंने वो कैसेट खरीद ली। मुझे नहीं पता किस कवि की कविता है। मैं घर पर ले गया, टेप रिकॉर्डर में कविताएं चलाई तो मुझे पता चला वो डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविता है। बस वहीं से मुझे कविता सुनने का शौक पड़ गया। तो 2003 में जब मैंने LLB में एडमिशन लिया तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ से LLB किया। और एक शख्स, मेरे अब तक वो मैं घटना नहीं भूलता, जो मैंने पहला पीरियड अटेंड किया LLB फर्स्ट ईयर 2003 अक्टूबर में मैंने मेरठ में जो पहला पीरियड अटेंड किया, वो पढ़ाने के लिए आप यकीन करेंगे कौन आए? डॉक्टर हरिओम पवार स्वयं। एनवायरमेंट लॉ पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो डॉक्टर हरिओम पवार वही हैं जिनकी मैंने कविता सुनी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। तो मैं पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ मेरे लिए गए तो मैंने उनमें यही कहा कि मैं अचानक कवि बन गया। क्योंकि कविता एक ऐसा विषय है कि जो धीरे धीरे आता है। तो मैं उस समय की जो कविताएं आज देखता हूँ, आज मुझे किसी भी एंगल से वो कविता नहीं लगती। आज जो मैं लिख रहा हूँ, जिन्हें मैं कविता कहता हूँ, हो सकता है कि 10 साल बाद मुझे वो कविता ना लगे और मैं कमियाँ दिखें, क्योंकि
मेरा मानना यह है कि आप किसी को कवि नहीं बना सकते या कोई आपको कवि नहीं बना सकता। हाँ, आपको भाषा का शिल्प जरूर सिखा सकता है, कविता का शिल्प सिखा सकता है, आपको भाषा का ज्ञान करा सकता है, लेकिन कवि बनाना केवल ईश्वर के हाथ में है या आपके स्वयं के हाथ में है। एक वो कहानी है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े इंसान। एक वो मूर्ख बच्चा है, गुरुजी आश्रम से निकाल देते हैं, पनघट पे बैठ जाता है जाकर के, तो देखता है कि एक पनिहारी रस्सी से पानी खींच रही है, तो देखता है पत्थर पर निशान पड़ गए। उसने पूछा है पत्थर पर निशान किसने डाले, इतना साफ इतना सुंदर निशान कैसे कोई बना सकता है, कोई छीनिया तोड़े से तो सब नहीं बन सकता। तो पनिहारी कहती है, अरे मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता, जो हम पानी भरी हुई बाल्टी ऐसे खींचते हैं तो उस रस्सी से वो पत्थर पर निशान पड़ गए। तो सोचा जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कुछ सीख सकता। बस कविता भी यही है। कविता को श्रीकांत किसी को नहीं सिखा सकता। बहुत सारे आज नई पीढ़ी कहते हैं कि श्रीकांत हमारे गुरु हैं, श्रीकांत ने हमें सिखाया, लेकिन मैं सबसे कहता हूं कि श्रीकांत ने कुछ नहीं सिखाया, आपके अंदर था, आप कवि हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो 2004 में मैंने पहला मंच पढ़ा मेरठ में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कवि सम्मेलन था, और मेरा सौभाग्य देखिए कि मैंने अपने जीवन का जो पहला कवि सम्मेलन सुना उसमें मैंने कविता पाठ किया। मेरे अब तक ध्यान है 23 जनवरी 2004, क्योंकि कहावत है ना कि आदमी पहला प्यार, पहली नौकरी, पहली पगार कभी नहीं भूलता, ऐसी में पहला कवि सम्मेलन कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता। 23 जनवरी 2004, और डॉक्टर हरिओम पवार, मैं एक्चुअली वो कवि सम्मेलन में सुनने के लिए गया था, मैं उसमें इन्वाइटेड पोएट नहीं था, लेकिन मेरी कॉलेज के मेरे साथ के मेरे दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर हरिओम पवार जी से कि सर ये श्रीकांत भी कविता पढ़ेगा। डॉक्टर साहब हमें पढ़ाते थे, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सरदार रतन सिंह रतन जी उस समय मंच पर थे, बड़े कवि हुए, अब वो उनका शरीर पूरा हो गया, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है श्रीकांत। कवि सम्मेलन शुरू होने में कुछ समय था, तो मुझे उन्होंने कविता पाठ कराया। मैंने कविता पढ़ी तो मेरे मित्रों ने ताली बजाई। उन्होंने ताली इसलिए नहीं बजाई कि मेरी कविता बहुत अच्छी थी या मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने तालियां इसलिए बजाई क्योंकि श्रीकांत कविता पढ़ रहा था और मेरे साथ के थे। तो उस समय तो मुझे लगा कि मेरी कविता अच्छी है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि क्योंकि मेरे मित्र थे, मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तालियां बजाई। मैंने कविता पढ़ी, हरिओम पवार जी ने कहा ठीक है मंच पर बैठ जाओ। कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, पवार साहब संचालन कर रहे थे, शैलेश लोढ़ा, कमलेश शर्मा जी, सुनील जोगी, प्रवीण शुक्ला आदि उस कवि सम्मेलन में थे। मुझे कविता पढ़ने के लिए क्या गया, मैंने कविता पढ़ी, खूब तालियां बजी। कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद पवार जी ने कहा गाड़ी में बैठो, मुझे सब कवियों के साथ अपने घर लेकर के भोजन पे किया, और उन्होंने मुझे 500 रुपये बतौर कवि उसमें दिए। मैंने मना किया, गुरु हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इसलिए कि तुमने कविता पढ़ी। तो मैंने उस दिन नियम बनाया। उसके बाद यदि मैं कहूँ कि मेरा पहला एज ए पोएट कवि सम्मेलन था, तो वो उसी वर्ष फरवरी में पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज बागपत में था। मनोज कुमार मनोज जी मेरठ के कवि हैं, उन्होंने मुझे इस कवि सम्मेलन के निमंत्रित किया बाकायदा एज ए पोएट। उन्होंने अच्छा सिस्टम बनाया था कि जो भी वो कवि सम्मेलन करते थे उसमें आधे युवा कवि रखते थे, आधे स्थापित कवि रखते थे। तो उन्होंने युवा कवि के नाते मुझे रखा, और मुझे अब तक ध्यान है 251 रुपये उन्होंने बतौर पेमेंट मुझे दिया था। ये भी 2004 की घटना है। बस फिर धीरे धीरे कारवां निकल गया और हम भी चलते गए। और मेरा जो पहला संयोजन था, जिसे मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा कवि सम्मेलन का आयोजन किया, आपको जानकर खुशी होगी, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक और श्रोताओं को खुशी होगी, वो मैंने देहरादून का ही किया, टाउन हॉल में। युवा भारती के तत्वाधान में वो कवि सम्मेलन हुआ था। मैं युवा हूँ, युवा आह्वान के लोगों के से बातचीत कर रहा हूँ, युवा आप सब लोग भी युवा हैं, तो वो युवा भारती का ही कार्यक्रम था। तो मुझे आगे बढ़ाने में या ये कहे कि श्रीकांत श्री बनाने में और श्रीकांत को श्री दिलाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कवि सम्मेलनों में आने लगा तो मेरे मित्रों का हमेशा मुझे बड़ा भरपूर स्नेह मिला। सब लोगों ने, मेरे जितने भी जानने वाले थे, जितने मित्र थे, मुझे बड़ा प्रमोट किया। लेकिन 2 घटनाएं मैं जीवन में अपने कवि सम्मेलनों में कभी नहीं भूल सकता। एक बार मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा, एक कवि सम्मेलन में मुझे सिफारिश से बुलाया गया। जैसे मित्र होते हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारा छोटा भाई है श्रीकांत, उसको भी कवि सम्मेलन बुलाया। मेरा बिल्कुल शुरुआती दौर, 2004 की ही घटनाएं हैं सब, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। तो मैं उस कवि सम्मेलन में गया।
कवि सम्मेलन में गया, कविता पाठ की, तो मेरे सामने सभी कवियों को उनका मानदेय दिया गया और मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया। मैं वापस बड़ौद की तरफ, मेरठ में उस समय रहता था, पढ़ता था, मेरठ की तरफ चला। पहली बस, कवि सम्मेलन 4:30-5 बजे खत्म हुआ, पहली बस 5:30 जाने वाली थी। मैं पैदल पैदल बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। मन में क्षोभ भी था कि भाई मैंने पूरी रात कवि सम्मेलन में बैठा और मुझे पीछे से सर्वेश अस्थाना जी आए, तो उन्होंने कहा भाई कैसे, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं मेरठ जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया, मुझे मेरठ तक लाए। तो उनसे बातचीत हुई, लेकिन मैंने उसी कवि सम्मेलन के बाद पहली बार ये तय किया कि मैं जिस भी युवा कवि को अपने कवि सम्मेलन में बुलाऊंगा, चाहे वो कैसे भी आए, उसको चाहे मैं 100 रुपये दूँ, लेकिन दूंगा अवश्य, उसका सम्मान करूंगा। क्योंकि पैसा ये नहीं होता कि आपको बड़ा या छोटा बनाए, लेकिन पैसे से एक युवा कवि का एक संबल बढ़ता है। तो जहाँ तक टर्निंग पॉइंट की बात है, तो वो देहरादून में जो मैंने कवि सम्मेलन का संयोजन किया अगस्त 2005 में, वो मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद मैं लगातार कवि सम्मेलनों की दुनिया में आ गया। फिर मैंने रुद्रपुर में दूसरा संयोजन किया उसी वर्ष 25 सितंबर को, जो राजकुमार ठकुराल जी जहाँ के विधायक है वर्तमान में, वो आज भी कवि सम्मेलन होता है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर 25 सितंबर को वो करते हैं आज भी। वो दूसरा कवि सम्मेलन एक डालचंद जी भाई साहब थे कि अभी भी हैं, वनवासी कल्याण आश्रम का संगठन मंत्री हैं, तो वो ठकुराल जी को और अन्य लोगों को मेरे पास मेरठ लेकर आए और मैं हरिओम कुमार जी से मिला करके वो कवि सम्मेलन किया। तो मैं समझता हूँ कि कवि सम्मेलन की दुनिया में किसी से काम मांगने से बेहतर है कि अपना काम खुद पैदा करो। तो मैंने ये तय किया है कि आज मैं जो भी कवि सम्मेलन करता हूँ उसमें युवा कवियों को भरपूर मौका देता हूँ और युवाओं को आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट वही अगस्त का कवि सम्मेलन। कि विदेशी धान को भी आप खद्दर मान बैठे हैं। कौन लोग हैं साहब कि विदेशी धान को भी आप खद्दर मान बैठे हैं, झलकते जाम को पूरा समंदर मान बैठे हैं। विदेशी धान को भी आप खद्दर मान बैठे हैं, झलकते जाम को पूरा समंदर मान बैठे हैं। और हमारे चंद ठप्पों ने लिखी तकदीर है जिनकी, हमारे चंद ठप्पों ने लिखी तकदीर है जिनकी, वही खुद को हमारा अब मुकद्दर मान बैठे। कवि, मैंने एक कविता लिखी है, इसी पर पूरी कविता की परिभाषा क्या है कि मैंने लिखा है कि कवि का जो धर्म होता है, कवि का धर्म होता है युगों को गाना, समाज की समस्याओं को उठाना और उनका समाधान देना। केवल समस्या खड़ी करना या व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना कवि का काम नहीं है। कवि का काम है कि वो बताए कि इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका समाज में कविता का योगदान क्या हो सकता है। एक वो घटना पुरानी याद आती है, सबको पता ही है, पंडित नेहरू जी और दिनकर जी वाली, दोनों सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, नेहरू जी गिरने लगे तो दिनकर जी ने पीछे से पकड़ लिया। तो पंडित जी बोले, यदि आज आप नहीं होते तो मैं तो गिर ही जाता। तो दिनकर ने जो जवाब दिया वही मेरा कवियों को भी, युवा कवियों को भी जवाब है। और मेरा आह्वान है सभी युवाओं से कि इस बात को ध्यान रखें जो कविता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कि जब जब राजनीति गिरेगी तब तब साहित्य उसे सहारा देगा। अर्थात कवि का काम किसी की चाटुकारिता करना नहीं है। कवि का काम होता है कि समाज को दर्शन देना, समाज को दिशा देना, समाज को जोड़ना, देश की बात करना, राष्ट्र की बात करना, विश्व बंधुत्व की बात करना, ये कविता का काम होता है। और कवि की परिभाषा भी ये है कि वो निडर अभिव्यक्ति जिसकी हो वही कवि है। जो वो शिवम अंबर साहब कहते हैं, या तो इन बच्चलना भाव को हम रोक मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी कहना पुत्र छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएगी सच लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। तो ये कविता होती है। कवि का काम है सच लिखना। जिस दिन आप निडर हो जाओगे उस दिन आप कवि बन जाओगे। जब आप डरोगे ये लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ सत्ता के विरोध में लिख रहा हूं, वर्तमान में सत्ता भाजपा है तो भाजपा वाले क्या कहेंगे, कल को कांग्रेस होगी तो कांग्रेस वाले, जिस दिन मैं डरता रहूंगा राजनीति के लोगों से, तब तक मैं कवि नहीं हो सकता। कविता की ताकत क्या होती है मैं बता देना चाहता हूं। कविता की ताकत वो होती है जो चंद्र बरदाई को पृथ्वीराज चौहान के अंधे होते हुए मोहम्मद गोरी का वध करा दे। कविता की ताकत है, कहता है 4 बार 24 गज अंगुलिष्ठ प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। चंद्र बरदाई ने जो कहा वो कविता है। वही कविता है जो पृथ्वीराज को अंधे होते हुए भी उस समय के सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकारी भारत पर जिसने आक्रमण किया, 1 नहीं 2 नहीं 17 बार हमने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन एक बार पृथ्वीराज चौहान कुछ अपने घर के गद्दारों के कारण हार गए तो उसने बंदी बनाकर आंखें फोड़ दी। लेकिन तब कविता अंगड़ाई लेती है, खड़ा होता है चंद्र बरदाई
और पृथ्वीराज चौहान को शक्ति का आभास करा करके मोहम्मद गोरी से बदला लेता है। ये कविता होती है। कविता चाटुकारिता का नाम नहीं है, कविता निडरता का काम है। मैंने कहा कि कवि है तो फिर कवि धर्म को हमें निभाना होगा, जैसी मांग देश की होगी वैसे गाना होगा। और आज मांग क्या है कि सूर कबीरा मलिक मोहम्मद जायसी को हम गाएं, रहीमन पानी राखिए जैसी वाणी को समझाएं, तुलसी के संग संग रस खान को भी अपनाना होगा, जैसी मांग देश की होगी वैसे गाना। कवि और आम इंसान कुछ अलग नहीं होते, कवि भी एक आम इंसान ही होता है। मेरा मानना है, सबका मानना अलग अलग सकता है, लेकिन कवि बस समाज को जागृत करने का काम करता है। जो जागृत नहीं कर सकता वो कुछ भी हो सकता है, वो भाट होगा, कवि नहीं हो सकता। कवि का काम लोगों को जन जागरण करना है। कविता, आप देखें ना कि कुरान शरीफ क्या है, कविता है। बाइबल क्या है, कविता है। वेद क्या है, कविता है। कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया वो भी कविता है। तो कविता की ताकत ये होती है कि वो हमेशा जब जब समाज सोता है तब तब कविता उसको जागृत करती है। एक वंदे मातरम कविता खड़ी हुई तो अंग्रेजों को इस देश से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ा। तो कविता की ये ताकत होती है, क्योंकि जो 2-2 घंटे के 4-4 घंटे के भाषण नहीं कर सकते काम, वो कई बार 5 मिनट की कविता कर देती है। कविता आपके माइंड को शार्प करने का काम करती है। तो कवि, जो कवि बना है वो भी समाज के अंदर से गया है, तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि जैसी मांग देश की होगी वैसे गाना होगा। तुलसी बाबा हुए, ये पूरा देश मुगलों का गुलाम हो चुका था। दूसरी तीसरी पीढ़ी अकबर राज कर रही थी। लोग कहने लगे कोई राजा बने, हमें क्या हानि है साहब। दोनों तरफ की सेनाएं, मुगल और भारत के देसी राजा लड़ रहे हैं। जितने लोग लड़ रहे हैं उससे ज्यादा भारत के लोग बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं। तो कह रहे क्यों लड़ रहे हैं? मैं कहा राजा सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, धर्म का कोई मान नहीं है, गुमान नहीं है। हिंदू कहने लगे कि 4 हिंदू एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को, क्योंकि वाल्मीकि ने राम को भगवान राम नहीं बनाया। कविता की ताकत यह है कि रामचरितमानस जब तुलसी बाबा लिखते हैं तो राम को भगवान राम बना देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम से उठाकर भगवान की पद पर करते हैं कि आपके अंदर का एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान बनने की ताकत रखता है। तो एक कविता की ताकत होती है कि वो एक आम इंसान को भगवान बना सकता है। तो इसलिए जहां तक बात होती है कि व्यक्ति को कवि में कोई अंतर, कोई खास अंतर नहीं, बस सोचने का नजरिया अलग होता है, सोचने का ढंग अलग होता है, और उसको फिर क्रियान्वित करने की जिद होती है, बस इतना अंतर है। 2 मेरे जीवन के यादगार पल हैं, बिल्कुल शुरुआती दौर के। मैं सरधनायक कवि सम्मेलन में गया था, मेरठ के पास है। क्योंकि आदमी जब नया होता है तो उसे एक एक कवि सम्मेलन की अपनी डेट, कवि सम्मेलन कहाँ हुआ सब याद रहता है। फिर उसके बाद जब वो काम लगातार करने लगता है तो भूल जाता है। जैसे आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो शायद आपके पूरे जीवन भर मेरा इंटरव्यू याद रहे, क्योंकि आपके शुरुआती दौर के शायद इंटरव्यू हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आपने कितने इंटरव्यू लिए। लेकिन जब आप इस काम में पारंगत हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े लोगों के, मोदी जी के और पता नहीं किस किस के इंटरव्यू लेंगे, तो आप भूल जाएंगे कि मैंने कभी श्रीकांत का भी इंटरव्यू लिया था। लेकिन ऐसे ही मेरे साथ है। सरदना का वो कवि सम्मेलन, मैं कवि सम्मेलन में गया, उसमें अब उनका स्वर्गवास हो गया, एक जैन साहब थे हमारे, उन्होंने मुझे इस कवि सम्मेलन में बुलाया, सुरेंद्र जैन जी। तो उन्होंने उस कवि सम्मेलन में मुझे बुलाया, तो मैं कवि सम्मेलन में गया। उन्होंने मुझे दूसरे कवि सम्मेलन में वीर रस की कविता पढ़ दी। मैं वहां पहुंचा तो कवियों ने मुझसे कहा कि भाई वीर रस के 2 कवि ऑलरेडी थे। तो मुझे एक कवि ने कहा कि श्रीकांत वीर रस के तो ये कवि हैं, तेरे पास वीर रस से अलावा कोई कविता हो तो वो पढ़ो। ठीक है जी, मैं वो पढ़ देता। तो मेरे एक गीत थी, मैंने उस समय नया नया लिखा था, जैसे तो गुंजिया करता था, मैंने गीत पढ़ना शुरू किया। वो मेरा गीत 3 मिनट का था। मैं 2 मिनट गीत पढ़ा तो पूरा सभा साइलेंट हो गया, कोई आवाज नहीं आ रही, और मुझे ऊपर से लेकर के नीचे तक पसीना आ गया। मतलब यानी कहने का मतलब है कि मैं साइलेंट तरीके से हूट हो गया। पब्लिक ना हाँ कर रही थी ना कर रही थी, और वो 2 मिनट मुझे ऐसे लगे जैसे मैंने 2 घंटे माइक पर बिता दिए, और मैं अंदर से बिल्कुल कांप गया। मेरे जीवन का पहला और अंतिम ऐसा वाक्य था। तो जैन साहब खड़े हुए, सामने बैठे थे, वो आयोजकों में से थे। उन्होंने कहा श्रीकांत वो कविता सुनाइए जिस कविता के लिए आपके बुलाया। तब मैंने वीर रस की कविता पढ़ी और मैं खूब तालियां मिली। लेकिन उस कवि सम्मेलन से मुझे एक शिक्षा मिली कि आप जिस विधा के कवि हैं आपको वही पढ़ना चाहिए।
आप जिस विधा में दक्ष हैं मंच पर वही करना चाहिए, क्योंकि मंच का कविता से कोई मतलब नहीं है। मंच का अर्थ होता है मंचन। आप जितना अच्छा मंचन कर सकते हैं अपनी कविता का, उतना ही अच्छा आपको लोग सुनेंगे। जितना आप कम मंचन कर पाएंगे उतना आप जल्दी हिट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं युवाओं को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना हो कि आपके जिस चीज में आप सिद्धस्त हैं, आप श्रृंगार अच्छा पढ़ते हैं, तो आप मंच पर श्रृंगार पढ़िए। एक इंसिडेंट मेरे वो है। दूसरा इंसिडेंट जो मुझे बहुत याद आता है, पांडेगंज लखनऊ में कवि सम्मेलन था होली पर। बड़ी टीम थी, मैं, डॉक्टर हरिओम पमार जी, अंजन रहबर जी और लखीमपुर खीरी के थे वो अवस्थी जी, और कई लोग अच्छे अच्छे कवि थे। मैं भी उस कवि सम्मेलन में गया था। एक उनका जयपुर के एक कवि थे, पागल बाबा जी ने बोलते थे हम, बड़े कवि थे, वो संचालन कर रहे थे, लेकिन वह दौर पे कवि सम्मेलन उखड़ने लगा। तो पहली बार ऐसा हुआ मेरे जीवन में, मैंने कई कवि सम्मेलन के, उस पहले 2 कवि सम्मेलन आज तक ऐसे देखे जो संचालक बदला गया कवि सम्मेलन के बीच में। तो संचालन उनसे लेकर के दूसरे कवि को दिया गया। अब समस्या है कि कवि सम्मेलन दोबारा से शुरू करना है एक तरीके से। तो हरिओम पमार जी ने कहा कि श्रीकांत को खड़ा करो, और मेरे याद है मैंने कविता पढ़ी इंकलाब जिंदाबाद, और मैं आज तक इतना नहीं जमा जितना मैं उस दिन जमा। और मेरे पास, मेरे अब तक ध्यान है कि उस समय मेरे कुल जमा 4 कविताएं याद थी। ये बात 2005 मार्च की है। मेरे कुल जमा 4 कविताएं याद थी, और पब्लिक ने 3 कविता सुन ली, मैं बैठ गया, और पब्लिक बोली कि एक और एक और एक और। फिर मैंने वो 4थी कविता सुनाई और उसके बाद बैठ गया कि अब नहीं पढ़ूंगा। अंदर की बात यह है कि मेरे 5वीं कविता याद भी नहीं थी, लेकिन पब्लिक मुझसे जबरदस्ती करती तो मेरे साथ दिक्कत हो जाती, लेकिन मैं 4 कविता पढ़ के बैठ गया। वो मेरे जीवन का अब तक अद्भुत क्षण है कि जब मुझे पब्लिक ने खूब स्नेह दिया। फिर उसके बाद हम चलने के लिए, मैं 2004 से लेकर के 2009 तक मंचों पर रहा। 2009 में मैं जॉब में आ गया, तो फिर मैंने कवि सम्मेलन करने बिल्कुल बंद कर दिए, और मैंने 6 साल तक कोई कवि सम्मेलन नहीं किया। फिर मैं दोबारा 2016 में सक्रिय हुआ हूँ। अब मेरा मुहिम बस एक है कि युवाओं को आगे लाना। परिवार से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मेरी तो पत्नी भी कवित्री है और देश की अच्छी कवित्री है। देहरादून के कई कवि सम्मेलनों में तो मुझे इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि मैं महिमा जी का पति हूँ। वो उसमें आमंत्रित कवि होती हैं, मैं उनका ड्राइवर बन के जाता हूँ। अब लोग मुझे देख लेते हैं तो मुझसे भी कविता सुन लेते हैं। खैर, मेरे पिताजी भी कविता के बहुत शौकीन हैं। वो कवि नहीं हैं, लेकिन वो कविता बहुत प्रेमी है। उन्हें दूर दूर तक भी कई बार मेरे साथ वो कवि सम्मेलन सुनने के लिए गए हैं। जैसे बुलंदशहर में जेवर तक वो मेरे साथ गए, एक बार शामली, बड़ौद, और बहुत दूर दूर तक मेरे साथ वो कवि सम्मेलन सुनने के लिए जाते रहे हैं, आते रहे। मैं मेरठ कवि सम्मेलन था तो मेरे घर से मेरठ 60-65 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वो भी वहाँ भी आते हैं। तो घर में माता जी हैं, पिताजी हैं, हम 4 भाई हैं, पत्नी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। चारों भाइयों की शादी हो गई है, वेल सेटल्ड है। मुझसे छोटा बिजली विभाग में SDO है, उससे छोटा अपना निजी व्यवसाय, और सबसे छोटा भी सूर्य रोशनी लिमिटेड में कार्यरत है। मैं भी नौकरी भी करता हूँ, कभी केवल कविता नहीं करता। सूर्य रोशनी लिमिटेड में मैं बतौर मैनेजर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। लीगल का और रियल एस्टेट का मैं कंपनी में काम करता हूँ। कविता 2 तरह से होती है। एक, कई बार, अब हम क्योंकि इस दौर में आ गए हैं, मैं घटनाएं बताता हूँ। यहाँ पर एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हर्रावाला में, उसके वाइस चांसलर साहब एक कार्यक्रम में मुझे मिले और उन्होंने कहा कि श्रीकांत, आप हमारी यूनिवर्सिटी का कुल गीत लिखिए। मैंने 2 साल तक कोशिश की, मैं एक पंक्ति नहीं लिख पाया। इसका अर्थ यह है कि मैंने लिखा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कम से कम 20 कुल गीत लिखे, लेकिन मुझे एक भी समझ में नहीं, सब फाड़ के फेंक दिया। और मैंने बाद में जाकर हाथ जोड़ के माफी मांगी, सर मैं आपका कुल गीत नहीं लिख पाऊंगा। तो कविता कहने का मतलब यह है कि कविता जब होनी होती है, कई बार कविता, जो मेरा बड़ा प्रसिद्ध रचना है कि माथे का सिंदूर न पूछो तुम शहीद की सदवा हो, वो मेरा 10 मिनट का गीत है। मैं अपने घर से चला स्कूटर पर और प्रिंस चौक तक गया तो गीत हो गया। एक मेरा कवि है तो फिर कवि धर्म को हमें निभाना होगा, 1 घंटे में गीत हो गया। मैंने कर्ण पे गीत लिखा तो मुझे 6 महीने लग गए। युगों से शापित है भगवान मैंने लिखा तो मुझे 3 साल लगे। तो मेरे जितने गीत पूरे हैं उससे ज्यादा मेरे गीत अधूरे पड़े हैं। तो कविता का कई बार हमें किसी के कहने पर लिखनी पड़ती है। हम जो बात किसी के कहने से लिखते हैं और उसे हम कविता कहते हैं, वो कविता नहीं होती। वो कई बार हम शब्दों का संयोजन कर रहे होते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं। और जब कविता होती है तो सरस्वती मैया
दी जाती है। गीत जो मैं बता रहा हूँ कि युगों से शापित है भगवान, मैं बहुत दिन तक कोशिश करता रहा, और जो मैंने शुरू में लिखा था बाद में बिल्कुल उसके विपरीत गीत बना। तो होता है, और मूल गीत की उसमें केवल 2 ही पंक्तियां हैं, बाकी गीत ही दूसरा हो गया। और मेरी एक आदत है, मैं गीत याद करने के बाद ही लिखता हूँ। मैं कागज पर लिख करके कभी कविता नहीं बनाता। बहुत सारे लोग होते ना कागज पे लिखते हैं, तो नहीं, मेरी कई बार पैदल चलते हुए कविता अधिकतर तभी होती है जब आप एकांत में होते हैं। पैदल चल रहे होंगे और वॉकिंग कर रहे होंगे, स्कूटर चला रहे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, तो कविताएं अधिकतर तब होती हैं। ये मेरे साथ नहीं है, ये सभी के साथ है। कवियों से आप अक्सर, यदि आप 100 कवियों से बातचीत करोगे तो 90 यही कहेंगे कि हमारी चलते हुए, घूमते हुए, बस सफर करते हुए कविताएं होती है। क्योंकि उस समय आदमी सब लोगों की भीड़ में होते हुए भी अकेला होता है। जब व्यक्ति अपने अंदर झांकता है तब कविता निकलती है, क्योंकि कविता का मोती कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ होता है। और मैं तो सब जितने भी युवा कवि आते हैं मैं उनसे सबसे कहता हूं कि जितने भी आए खूब लिखो आप, क्योंकि जैसे समुद्र मंथन होता है वैसे कविता का मंथन होता है। पहले क्या निकलेगा? समुद्र मंथन हुआ, पहले विष निकला था, ऐसे ही पहले हमारे अंदर से कूड़ा करकट निकलेगा और अंत में अमृत निकलेगा। तो मैं भी अमृत की खोज में हूं, जब तक अमृत मिलता है देखते हैं क्या होता है। हाँ, कविताएं तो मेरे सभी करीब हैं। बाप को सारे बच्चे प्रिय होते हैं। हाँ, युगों से शापित है भगवान भी मैं सुनूंगा, लेकिन मेरा एक कविता, चूंकि उत्तराखंड का चैनल है, मैं गीत पढ़ देता हूँ जो मेरा बहुत वायरल हुआ पिछले दिनों। कि जहां की औषधि ने त्रेता में लखन के प्राण बचाए। गर्व करना अपने उत्तराखंडी होने पर। ये उत्तराखंड वो देवभूमि है जहां पर कोई कहीं भी हो, यदि उसे शांति चाहिए होती है तो उत्तराखंड आता है। जिसको पैसा चाहिए पूरा देश घूमे, पूरा विश्व घूमे, कहीं भी कमा लेगा, लेकिन मेरा दावा है शांति कमाने के लिए उसे देवभूमि उत्तराखंड में आना पड़ेगा, इस मध्य हिमालय में आना पड़ेगा। तब कहता हूं कि जहां की औषधि ने त्रेता में लखन के प्राण बचाए, और द्वापर में सिंहासन तज यहीं पे पांडव आए। इसी धरा पर भागीरथ ने कठिन तपस्या की थी, और सगर पुत्रों की सारी सरल समस्या की थी। ऋषियों मुनियों ज्ञानी धुनियों, ऋषियों मुनियों ज्ञानी दुनिया ने जा पाया ज्ञान। उत्तराखंड महान हमारा, उत्तराखंड महान, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का अनुपम और निराला। आओ उत्तराखंड में कि प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का अनुपम और निराला। बद्री और केदारनाथ ने यहीं पे डेरा डाला। चारों तीर्थ धाम यहीं है, यहीं से निकली गंगा। हरिद्वार के दर्शन कर तू, कर ले मन को चंगा। अनेकता में एक मंत्र का, अनेकता में एक मंत्र का। हम गढ़वाली होंगे, कुमाऊं होंगे, जौनसारी होंगे, लेकिन है क्या? अनेकता में एक मंत्र का यहीं पे गुंजेगा। उत्तराखंड महान, हमारा हिंदुस्तान महान। वो गीत पढ़ देता हूं। युगों से शापित है भगवान। आपके चैनल से मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी नकारात्मक मत होना, सकारात्मक रहना। शुद्ध सकारात्मकता का गीत पढ़ता हूं। आप जीवन में जब भी नेगेटिव होने लगो, भूल जाना श्रीकांत को, इस गीत को याद कर देना। मेरा दावा है कि आप जीवन में कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। गीत पढ़ता हूं, उदाहरण देता हूं कि जो जीवन में सकारात्मक रहे उनको आज हमने भगवान की तरह पूजा, और जो नकारात्मक हुए वो खो गए कहीं। ये संसार को भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। संसार केवल उन्हीं को याद रखता है जो सकारात्मक रहते हैं। पढ़ता हूं। युगों से शापित है भगवान, रे पगले शापित है भगवान। देख जरा सी कठिनाई तू क्यों होता हैरान। युगों से शापित है भगवान। पहला उदाहरण देता हूं केशव जी।
कि सतयुग में एक राजा थे जो अपनी ही रानी भूल गए, प्रणय निवेदन कर शाकुंतल सी दीवानी भूल गए, निगल गई एक खासी अंगूठी मछली रानी भूल गए, इतिहासों में जो अंकित है वही कहानी भूल गए, भारत भूमि के राजा खुद ही भारत भूमि के। यदि शकुंतला ने आत्महत्या कर ली होती, अरे मेरा पति मुझे भूल गया, तो क्या इस देश को भारत नाम मिलता? कि भारत भूमि के राजा खुद ही है जिनकी संतान युगों से शापित है भगवान। अंतिम बंद पढ़ देता हूं, लंबा गीत है। आप भूल जाइएगा सब कुछ, लेकिन आपने योगीराज श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को याद किया तो कभी नेगेटिव नहीं, शुद्ध सकारात्मकता की बात करता हूं। कि काल कोठरी, लोग कहते कि मेरे पास तो संसाधन नहीं थे, मैं कैसे बनता। अरे आप भूल गए वो बालक जो कपड़े सर पर बांध करके 12 किलोमीटर पैदल चल के नदी तैर करके जाता है और देश का प्रधानमंत्री बनता है। भूल गए हमारे योगीराज कृष्ण काल कोठरी में जन्म लेते हैं कि काल कोठरी में जन्मे और दूजे के घर जा पलना। पापा आपने डेल का लैपटॉप नहीं दिलाया तो मैं IT इंजीनियर कैसे बनता। मैं बताता हूं कैसे IT इंजीनियर बनता। तो कि काल कोठरी में जन्मे और दूजे के घर जा पलना, जिस जिसको भी चाहे कान्हा छूट गया वो ही अपना। योगीराज माधव तक को भी विधना का पग पग छलना, अंत हुआ तो आंखें टकका तीर पाव में आ लगना। जीवन के दो रंग है सुख दुख, जीवन के बस रंग है सुख दुख, श्रीकांत ले जान युगों से शापित है भगवान। तो मित्रों, नकारात्मक मत होना, बी पॉजिटिव, डोंट नेगेटिव। तो डॉक्टर हरिओम पवार जी, मैं उनका एकलव्य भी हूँ, उनका अर्जुन भी हूँ, उनका शिष्य भी हूँ। उन्होंने मुझे कानून भी पढ़ाया है और मैं कभी उनकी कविताएं सुनकर ही कवि बनने का मैंने निश्चय किया। मैं तो बस सबसे यही कहता हूँ हमेशा, एक तो मौलिक बनिए, दूसरे की छाया आपके ऊपर हो सकती है, अच्छी बात है, दूसरे को सुनकर पढ़कर ही आगे आदमी बढ़ता है, लेकिन मौलिक रहिए। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि अभी आप मंच पर जा रहे हैं तो आप पहले दिन ये कोशिश मत कीजिए कि आप पहले दिन डॉक्टर हरिओम पवार बन जाएंगे। आज जो हमें डॉक्टर हरिओम पवार दिखते हैं, उनको यहाँ तक आने में 40-50 साल की यात्रा लगी है। यदि आप 40-50 साल नहीं दे सकते, कम से कम 4-5 साल तो दीजिए, लेकिन धीरे धीरे एक यात्रा है। कवि बनना एक यात्रा है, मंचे कवि बनना एक यात्रा है, साहित्यकार बनना एक यात्रा है। तुलसी बाबा 77 वर्ष की आयु में रामचरितमानस की रचना कर पाते हैं। तो आप, यदि आपने ऐसा नहीं होता, आजकल का युवा बड़ा फास्ट फूड इंस्टेंट है ना, 2 मिनट रुक सकते हैं सर, केवल मैगी स्टाइल चाहता है कि बस इंस्टेंट किया और मैगी खाई। लेकिन आप समझते हैं कि जो 2 मिनट में बनता है वो पेट के लिए उतना नुकसानदायक होता है, लेकिन जो साग हम हांडी में पकना छोड़ देते हैं, उसमें घोटते हैं, जो घंटों लगता है, वो खाने के में भी स्वाद होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो कवियों को भी मैं कहता हूँ कि पेशेंस रखिए। मंच पर हम जाते हैं, आप चाहे मुझसे 2 घंटे बात करेंगे, मेरे हाथ में कभी कागज नहीं होगा। आजकल एक लाइव सेशन चला है कि लोग 1 घंटा कविता पढ़वाते हैं, बहुत सारे लोग डायरी पेन लेकर बैठते हैं। मैं कभी बिना डायरी पेन के साथ ना मंच पर जाता हूँ, ना किसी लाइव सेशन में जाता हूँ। हम याद कीजिए, अपनी कविता है तो हमें याद ही होगी। याद करनी कब पड़ती है? जब दूसरे की पढ़ते हैं। जब हम, मैंने पहले भी कहा, जैसे आपने पहला प्रश्न किया था, जब हम शब्दों का संयोजन करते हैं तो हमें याद नहीं रहता, लेकिन जब कविता उतरती है तो आपको याद रह जाती है। तो मैं युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि वो पढ़ें, जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, जितना माइक पर मौका मिल जाए उतना कम से कम पढ़ें, बड़े लोगों को पढ़ें, सुने, सीखें। हमें यहाँ तक आने में 16-17 साल लगे और अभी मैं कहता हूँ कि हमारी यात्रा है, अभी हम कवि नहीं हैं, हम यात्रा में हैं।
कहीं हम कुछ एक ऐसा शब्द दे दें जो समाज को परिवर्तित कर सके अभी, तो हम अपने आप को भी कभी मान लेंगे। तो मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ कि खूब पढ़ें, बड़ों का सम्मान करें, विनम्र रहें। मैंने एक बार अपने गुरु से पूछा था कि डॉक्टर साहब, मेरे अब तक ध्यान है 5 सितंबर को मैंने फ़ोन किया, जी मुझे कुछ संदेश दीजिए, मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि श्रीकांत सरल बनो और उनकी साफ गोई देखिएगा। उन्होंने ये कहा कि मैं आज तक सरल बन नहीं पाया हूँ। संसार में सबसे कठिन काम सरल बनना है। इसलिए मैं हमेशा युवाओं से कहता हूँ कि 4 लोग आपका ऑटोग्राफ लेने लगे, आपके साथ सेल्फी खिंचाने लगे, तो आप ये मत समझिए कि आप उनसे बड़े हो गए। आप बस ये समझिए कि आप उनसे थोड़ा अलग हटके काम कर रहे हो तो आप अच्छे हो। लेकिन आपके अंदर अहंकार जग गया, आपने अपने अंदर की विनम्रता खो दी, तो आप भी उनके जैसे बन जाए।